हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले तो समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र की वह इकाई, अर्थशास्त्र की वह इकाई जहां पर हम पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं हम अपनी पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उसी इकाई को, उस अर्थशास्त्र की उस इकाई को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक बार दोबारा से पढ़ते डेफिनेशन। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह इकाई होती है जहां पर पूर्ण अर्थव्यवस्था या पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। देखिए, समष्टि का मतलब भी क्या होता है, हमारा बड़ा या विस्तृत। तो जहां पर हम विस्तृत तौर पर या बड़े तौर पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसकी बात करते हैं, रोजगार का स्तर। सेकंड हम देख लेते हैं अपनी, जैसे बेरोजगारी, समग्र मांग या पूर्ति। तो इसके अंदर किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, रोजगार का स्तर, बेरोजगारी का स्तर, समग्र मांग या पूर्ति, राष्ट्रीय आय, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। क्लियर है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये जो है ये हमारे व्यष्टि तथा समष्टि के बीच में अंतर रहेंगे। मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट, जैसे अध्ययन का आधार। अध्ययन का आधार मतलब इनकी यहाँ पर डेफिनेशन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का आधार होता है एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता पर हम अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन का आधार दोनों का अलग अलग होता है। व्यष्टि के अंदर एक व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है, जबकि समष्टि के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा आर्थिक चर। आर्थिक चर का मतलब होता है यहाँ पर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आर्थिक चर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर वस्तु की मांग तथा पूर्ति। एक वस्तु की मांग या पूर्ति, कोई भी एक वस्तु की, उसकी कितनी मांग है कितनी पूर्ति है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति। समग्र का मतलब होता है पूरी या टोटल, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी वस्तुएं उत्पादित होती है, जितनी वस्तुएं बनती है, उन सबकी मांग और उन सबकी पूर्ति का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसकी जो आर्थिक चर होती है वो क्या होती है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति। थर्ड, आर्थिक एजेंट। एजेंट का मतलब होता है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग या जो व्यक्ति होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो हमारे आर्थिक एजेंट होते हैं वो होते हैं उत्पादक या उपभोक्ता, क्योंकि वहां पर हम एक ही उत्पादक एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोई भी उत्पादक या कोई भी उपभोक्ता जो होता है वो उसका आर्थिक एजेंट के तौर पर काम करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो आर्थिक एजेंट होते हैं वो हमारी सरकार, हमारा आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंक या फिर सेबी, तो ये जो होते हैं हमारे आर्थिक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने की बात करते हैं। मान्यताएं मतलब हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की जो मान्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। हम क्या करते हैं यहाँ पर अपनी, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताओं को स्थिर मान लेते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं रोजगार के स्तर के लिए या राष्ट्रीय आय के लिए, तो हम क्या मान लेते हैं कि वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति जो होगी वो स्थिर होगी, उसके अंदर बदलाव नहीं होता, या उपभोक्ता के टेस्ट में, उसकी रुचि में बदलाव नहीं होता। इस तरह की हम मान्यता स्थिर मान लेते हैं। इसी तरह से जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो मान्यता होती है उनको स्थिर मान लेते हैं। मतलब कि अगर हम व्यष्टि के अंदर हम किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं मान करके चलते कि रोजगार का स्तर जो होगा वो हमारा स्थिर रहेगा, रोजगार के स्तर में कोई कमी या कोई भी वृद्धि नहीं होगी। क्लियर है। मान्यताएं दोनों की अलग अलग होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम समष्टि चरों को स्थिर मानते हैं, इसी तरह से समष्टि के अंदर हम व्यष्टि के जो चर होते हैं उनको स्थिर मान लेते हैं। केंद्रीय समस्याएं, दोनों की केंद्रीय समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो होती हैं संसाधनों के आवंटन से। संसाधन मतलब जो भी हमारे पास में संसाधन है उसको किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाए कि हम अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कर सके।
समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो हमारी केंद्रीय समस्या होती है वो होती है रोजगार के स्तर से या बेरोजगारी को हटाना, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन करना, रोजगार के अंदर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति को अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति को बराबर करना, ये इसकी केंद्रीय समस्या होती है। लास्ट में टॉपिक है हमारा विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चर हमारे व्यष्टि में काम आते हैं वो समष्टि में भी काम है, मतलब व्यष्टि के लिए जो चीज अच्छी है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो समष्टि के लिए भी अच्छी हो सकता है वो समष्टि के लिए बेकार हो, जो समष्टि के लिए अच्छी हो व्यष्टि के लिए बेकार हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड लिखते हैं बचत या सेविंग्स। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सेविंग करना या बचत करना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप सब क्या बोलोगे कि अच्छी बात है। तो हाँ, बचत करना अच्छी बात होती है, लेकिन कब तक अच्छी बात होती है, जब तक ये व्यष्टि क्षेत्र व्यष्टि के अंदर, मतलब जब तक कोई एक उपभोक्ता बचत कर रहा है तब तक तो वो ठीक है। बट अगर मान लो समष्टि के अंदर हम बोले कि बचत करना अच्छी बात है, यानी पूरा देश पूरी अर्थव्यवस्था मिलकर के बचत करनी स्टार्ट कर दी, सबने बचत स्टार्ट कर दी, तो बचत की वजह से होगा क्या, उनका जो उपभोग है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा, उपभोग में कमी आ जाएगी। उपभोग में कमी आने की वजह से क्या हो जाएगा, जब उपभोग में कमी आएगी तो उपभोग में कमी की वजह से क्या हो जाएगा, उपभोग में क्या हो जाएगी, हमारी कमी हो जाएगी। अब उपभोग में कमी होने से क्या होगा भाई, जब खरीदने वाले कम हो गए तो क्या होगा, हमारी वस्तु की जो समग्र मांग होगी वो कम हो जाएगी। उपभोग में कमी का मतलब क्या होता है, समग्र मांग में भी कमी हो गई, मतलब हम उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, समग्र मांग गिर गई। समग्र मांग के कम होने से क्या हो जाएगा, समग्र पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें भी कमी आ जाएगी। समग्र पूर्ति भी कम हो गई, पूर्ति का मतलब लोग बागों ने जो उत्पादक थे उन्होंने प्रोडक्शन, उन्होंने उत्पादन ही कम कर दिया। जब उन्होंने उत्पादन कम कर दिया तो उनके पास जो मजदूर, जो फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर लग रहा है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो क्या कर देंगे, उनको नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, रोजगार क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला था, व्यष्टि के अंदर की बचत करना अच्छा होता है, बट अगर हम समष्टि के अंदर भी हम ये मान करके चले कि बचत करना अच्छा और सबको बचत करने के लिए मोटिवेट करें, तो उससे होगा क्या, बेरोजगारी फैलने लग जाएगी। आपके एक बंदे की बचत करने की वजह से कई लोगों की नौकरी चली जाती है। बचत से उपभोग में कमी होती है, उपभोग में कमी से हमारी मांग कम हो जाती है, मांग में कमी के कारण वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है, और पूर्ति के कम होने से रोजगार का स्तर जो होता है वो भी कम हो जाता है, वो भी गिरने लगता है। क्लियर है। तो ये इनके बीच में कुछ अंतर थे, आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसकी तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा राष्ट्रीय आय का आकलन, मतलब सबसे पहले हमारे जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक जो चीज निकाली जाती है वो होती है हमारी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश की इनकम से, एक देश की आय से, मतलब जब पूरी अर्थव्यवस्था की आय की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो एक इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा रोजगार का सिद्धांत, इसके अंदर हम ये चीज निकालते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर किन कारणों से बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी हो रही है, और उसके निवारण के लिए, मतलब उसको सुधारने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो रोजगार का सिद्धांत। सामान्य कीमत का सिद्धांत, सामान्य कीमत का सिद्धांत का मतलब होता है वस्तुओं की जो कीमत स्तर है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति को बराबर करने के लिए उनकी कीमतों को किस तरह से तय किया जाए। मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत होता है यहाँ पर हम मुद्रा की पूर्ति तथा उसकी कमी की व्याख्या देखते हैं। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा विस्फीति की स्थिति को नियंत्रण करने के, मतलब अगर मुद्रा स्फीति होती है तो मुद्रा की मांग को कम किया जाता है, उसकी पूर्ति को कम किया जाता है। इसी तरह से मुद्रा विस्फीति होती है तो मुद्रा की जो पूर्ति है उसको बढ़ा दिया जाता है। सरकारी बजट, सरकारी बजट का मतलब होता है इसके अंदर ये देखा जाता है, इसका इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि जो सरकारी बजट होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से प्रभावित करता है। लास्ट हमारा विनिमय दर तथा भुगतान शेष। विनिमय दर का मतलब जब एक अर्थव्यवस्था, आज के समय पे कोई भी अर्थव्यवस्था वो सिर्फ अपने आप में नहीं रह सकती, वो इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर दूसरे देशों के साथ में भी बिजनेस करती है, व्यवसाय करती है।
कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ में, से इंडिया है अमेरिका के साथ में खरीदता बेचता है वस्तुओं को, या और देशों के साथ में, तो इसी तरह से उनकी जो विनिमय दर होगी हमारी वस्तुओं को खरीदने के लिए, जो हमें पैसे के यूज पड़ती है भाई, हमें उसी देश की करेंसी में उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो विनिमय दर तथा भुगतान शेष हमारे पास में जो भुगतान के लिए जो बैलेंस होता है, वो चीज़ का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। यही सब आपके आगे जाकर के समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर चैप्टर्स बनने वाले हैं सीरियल के हिसाब से। इसी तरह से चैप्टर्स हम इसको पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका इतना ही था। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।